नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसके जरिए हमारा उद्देश्य है विकास की लहरों तक आपको पहुंचाने का। कार्यक्रम के जरिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े तमाम व्यवसायों, चाहे वो कृषि हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, मधुमक्खी पालन हो या अन्य व्यवसाय हों, इन सभी से जुड़ी तमाम तकनीकी जानकारियां और योजनाएं आप तक पहुंचा सकें। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी ऐसी ही कोशिश करेंगे हम, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती के में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। बढ़ती गर्मी में पशुओं को लू के प्रकोप से बचाए पशुपालक। केले की फसल को काला भृंग के आच्छादन से हो सकता है बड़ा नुकसान। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी लेजर लैंड लेवलर मशीन। पशुपालक भाई बहनों, इन दिनों जिस तरह मौसम का परिवर्तन हो रहा है और गर्मी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में आप अपने पशुओं के रखने वाले जगहों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गंदगी के कारण कई विषाणु जनित बीमारियां होने की संभावना रहती है। जहां पर आप दूध निकालते हैं वहां पर विशेषकर साफ सफाई रखें, क्योंकि इससे थैलेला रोग को रोका जा सकता है। साथ ही पानी की व्यवस्था पूरी रखें। पशु को धूप में और जब लू चल रहा हो उस वक्त उसको बाड़े से बाहर न निकालें, और इसके साथ ही उसे पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए शीतल पानी जो है उपलब्ध कराना चाहिए। पशुओं को जो है हर एक घंटे पानी पीने के लिए बाल्टी में लेकर के उसे दिखाना चाहिए, ताकि पशु को पानी की कमी न हो पाए। इसके साथ ही साथ यह देखना भी आवश्यक है। किसान भाई बहनों, यदि आप केले के उत्पादन से जुड़े हैं तो काला भृंग के आच्छादन की समस्या से परिचित होंगे। इनके प्रकोप से फलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों ही बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। ऐसे में इस समस्या से बचाव के लिए पीपी बैग का प्रयोग किया जा सकता है। शुरुआती दौर में ही जब फल आने शुरू होते हैं तभी उसे पीपी बैग से ढक देने पर काला भृंग के प्रकोप को रोका जा सकता है। ओल या जिमीकंद की खेती हमारे राज्य में गृह वाटिका से लेकर बड़े पैमाने पर हो रही है तथा यहाँ के किसान इसकी खेती आज नकदी फसल के रूप में कर रहे हैं। ओल में पोषक तत्वों के साथ ही अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिनके कारण इसे आयुर्वेदिक औषधियों में भी उपयोग किया जाता है। इसके उन्नत किस्मों का प्रयोग करके किसान बंधु ज्यादा लाभ ले सकते हैं। ओल या जिमीकंद की कुछ उन्नत किस्में इस प्रकार हैं: गजेंद्र, संतरागाची, M15, राजेंद्र आदि। किसान भाई बहन इन किस्मों का इस्तेमाल ओल की व्यावसायिक खेती के लिए अपने खेत में लगाने के लिए कर सकते हैं। ओल की इन उन्नत किस्मों की औसत पैदावार 70 से 85 टन प्रति हेक्टेयर की दर से होती है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिल पाएगा। कृषक बंधु, सब्जियों की मांग बाजार में हमेशा ही बनी रहती है। विशेष रूप से भिंडी की बात करें तो यह अपने स्वाद और पौष्टिक गुणों के कारण यह एक लोकप्रिय सब्जी है। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं ग्राम कछुआरा, जिला पटना के एक ऐसे ही कर्मठ किसान सुनील राय से, जो कि भिंडी की खेती करके अपनी परिवार की आजीविका चला रहे हैं और 10 कट्ठे की भिंडी की खेती करके दोगुना मुनाफा ले रहे हैं। आइए उनसे ही जानते हैं भिंडी की खेती से जुड़े उनके अनुभव। इसका फसल अच्छा हुआ है, यही भिंडी से यही कमाते हैं, खाते हैं। अच्छा खासा मुनाफा होता है, दोगुना का मुनाफा हो रहा है। तोड़ते हैं, वही बाजार में बेचते हैं, वही मुनाफा होता है। लेजर लैंड लेवलर को लेजर समतल भी कहा जाता है। यह मशीन किसानों के लिए बेहद उपयोगी है, विशेषकर ऐसे किसानों के लिए जिनके खेत पूर्ण रूप से समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ हैं। ऐसे खेतों को खेती लायक बनाने का काम इस लेजर लैंड लेवलर मशीन की सहायता से किया जाता है। इस मशीन का काम भूमि को समतल बनाना है ताकि उस भूमि पर खेती करना आसान हो जाए। इससे फसल पर समान रूप से सिंचाई होती है, जिससे पानी की बचत होती है।
अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। अब चलते हैं बाजार समिति सब्जी मंडी पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। नया लाल आलू 2700 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफ़ेद आलू 2600 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2500 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना आपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, साथ ही साथ आपने सुनी अपने ही एक सफल साथी के सफलता की कहानी। कार्यक्रम की कुछ अगली कड़ियों में हम कोशिश करेंगे कि हम आप में से किसी के सफलता की कहानी आपके अन्य साथियों तक पहुंचा सकें। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और बारी है जानकारियों के सिलसिले को आगे बढ़ाने की। बारी है इस भेंट वार्ता की, जहां हम आपको मिलवाने ले जा रहे हैं अपने विशेषज्ञ से, और अपने विशेषज्ञ से आज की कड़ी में हम जानने का प्रयास करेंगे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में ढैंचा और सनई के प्रयोग के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। अधिक से अधिक पैदावार लेने की चाहत में हम लोगों ने धड़ल्ले से बिना सोचे समझे रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। किसान साथियों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी बड़ी मात्रा में और असंतुलित तरीके से इन रसायनों के प्रयोग से हमारी मिट्टी को क्या नुकसान पहुंच रहा है? किसान साथियों, हमारी मिट्टी दिन प्रतिदिन बीमार हो रही है, या ये कहें कि हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अगर यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब आप इस मिट्टी से किसी प्रकार का कोई फसल नहीं ले पाएंगे। तो किसान बंधुओं, सोचने वाली बात यह है कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि इस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे, इसकी उपजाऊ शक्ति में हमेशा इजाफा होता रहे, और इसमें ढैंचा और सनई का क्या योगदान हो सकता है। आज हम इसी मसले को लेकर और यह बहुत ही रुचिकर विषय के बारे में अपने विशेषज्ञ से चर्चा करने जा रहे हैं। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं वो हैं डॉक्टर मनोज कुमार, और डॉक्टर मनोज कुमार कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद में वरीय वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आज के। चलिए, सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। सर, चूँकि ये हमारे किसानों को भी और हमारे लिए भी ये बहुत रुचिकर है कि आज के वक्त में मिट्टी के बारे में जानने का, उसके सेहत को ठीक रखने के लिए ऐसा क्या जान आप पड़ा है कि किसानों को जानना चाहिए कि क्यों, किस तरीके से वो मिट्टी को ठीक रख सकते हैं। बहुत ही आपका जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है और समसामयिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि मिट्टी असंख्य जीवों का जीवात्मा है, और मिट्टी के अंदर जो सार तत्व होता है जिसके वजह से पौधों का उत्पादन बढ़ता है, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों, और मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहता है, उसको हम कहते हैं जैविक कार्बन। तो जैविक कार्बन प्रत्येक साल है जो कि हमारी मिट्टी में घटती जा रही है। तो किसान बंधुओं को जैविक कार्बन के प्रमुख जो स्रोत हैं, जो सबसे ज़्यादा जैविक कार्बन ऐड करता है, वह है जो कि सनई और ढैंचा है। तो सनई और ढैंचा किसान बंधुओं को खेती करके और उसको मिट्टी में मिलाना चाहिए। और उसका सबसे बढ़िया जो समय होता है वो गेहूँ, जो रबी फसल हम कटाई कर रहे हैं, तो आप है जो कि 20 अप्रैल से लेके आप है जो 20 मई के बीच में इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन किसानों के साथ समस्या ये होता है कि एक तो बीज की अनुपलब्धता, दूसरी बात है कि नमी नहीं रहता है। तो इसके लिए किसान बंधुओं को एक सिंचाई देना ही पड़ेगा, और सिंचाई देने के बाद यदि हम इसकी सनई या ढैंचा को लगा देते हैं, और लगाने के बाद 45 से 50 दिनों के बाद जब उसको हम मिट्टी में मिला देते हैं, तो लगभग आपको 350 कुंटल से लेके 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर है जो कि ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है। और अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया है कि जिन किसान भाइयों ने इस पद्धति को अपनाया, उसके मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों दशा में सुधार हुआ। और यदि उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादकता की बात करते हैं, तो लगभग 25 से 30% हेतु की ज़्यादा उत्पादन आया, और रासायनिक उर्वरक उसमें 25 से 30% कम दिया गया।
तो किसान बंधुओं को इस विधि को अपनाना बहुत ही नितांत आवश्यक है। और इसके लिए किसान बंधुओं को जिला कृषि कार्यालय से, कृषि विज्ञान केंद्र से और भी तमाम प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, वहाँ पर हरित चादर योजना के तहत आपका सनई और ढैंचा का बीज आता है। यदि वहाँ पर योजना न भी है तो किसान बंधुओं को चाहिए कि आपको है जो उत्पादन समितियाँ हैं, राष्ट्रीय कृषि बीज निगम हैं, वहाँ पर इसका बीज मिलता है और इसको है जो कि आपको लगाना चाहिए। 1 एकड़ में यदि हम इसकी बुआई करते हैं या रोपाई करते हैं तो लगभग है जो कि 8 से 10 केजी बीज आपको लगता है। और 8 से 10 केजी बीज की यदि हम कीमत की बात करते हैं तो अमूमन इसका 50 से 60 रुपये किलो के हिसाब से बीज है जो कि उपलब्ध है। और इसको हम है जो कि सिंचाई करके और सिंचाई करने के बाद इसको है जो कि 1 मरते बुआई कर देते हैं। इसमें किसी प्रकार की अतिरिक्त खाद नहीं दिया जाता है और इसको पुनः है जो कि एमबी प्लाऊ से या रोटावेटर से इसको है जो कि मतलब मिट्टी में मिला दिया जाता है। सर, एक ऐसा हम लोग कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं तभी उसके बारे में सवाल पूछते हैं या कोई जागरूकता बढ़ती है। तो ये बात किसान को भी या हमें भी जानने लायक है कि मिट्टी की अभी वर्तमान स्थिति क्या है। क्या सच में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो घट रही है, क्योंकि आप एक विशेषज्ञ हैं। दूसरी बात आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सनई और ढैंचा लगाने के बाद ऐसा मिट्टी में क्या होता है कि उपजाऊ शक्ति उसकी बढ़ जाती है। आपका जो प्रश्न है बहुत ही व्यावहारिक है और किसानों के दृष्टिकोण से सच कहा जाए तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपने जो कहा कि ढैंचा और सनई को ऐड करने से, मिट्टी में मिलाने से उत्पादन में 25 से 30% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो कैसे बढ़ोतरी हो जाती है? जैसा कि आप जानते हैं कि जो अभी हमारा जो वर्तमान में क्रॉपिंग सिस्टम है, जो हमारा मेजर एरिया में जो खेती हो रही है धान और धान के बाद गेहूं और गेहूं के बाद या तो फैलो रहता है या कुछ एरिया में मूंग या उर्द की खेती किसान बंधु करते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि अभी जो मृदा जांच हो रही है तो मृदा जांच के क्रम में लो ऑर्गेनिक मैटर, लो फास्फोरस, मतलब कम पोटास, कम नाइट्रोजन और ये सब चीज़ पाया जा रहा है। और जिसके वजह से आपका मिट्टी में सब कुछ रहते हुए पौधा ले नहीं रहा है। क्योंकि पौधा नहीं लेने के कारण क्या है कि उसका मिट्टी का जो आइडियल सिचुएशन है वह मेंटेन नहीं होता। जैसे पीएच की बात करते हैं तो जिस मिट्टी में 6.5 से लेके 7.5 पीएच होता है उस मिट्टी को उदासीन कहा जाता है और उसमें फसल बहुत बढ़िया होता है। लेकिन जब हम ग्रीन मैन्योरिंग के तौर पर या तो ढैंचा या सनई या उर्द और मूंग नहीं लगाते हैं तो आपका मिट्टी का पीएच प्रत्येक साल घटती जा रही है। और पीएच एक बहुत ही वाइटल मतलब चीज़ है। उसी प्रकार ऑर्गेनिक कार्बन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन अच्छी मिट्टी के लिए, अच्छी फसल होने के लिए आपको है जो कि 0.25% से लेके 0.5% तक होनी चाहिए। लेकिन अभी हम जो मिट्टी जांच कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो परिणाम आ रहे हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन 0.09 तक पहुंच रहा है, 0.10 तक पहुंच रहा है। और शुरू में ही आपने ब्रीफिंग किया था कि वो दिन दूर नहीं कि हो सकता है कि अगले 50 वर्षों के बाद जिस हिसाब से खेती हो रही है, अगर इसी तरह से किसान बंधु करते रहेंगे तो उसमें दाने नहीं बनेंगे। क्योंकि मिट्टी में मतलब सब कुछ है लेकिन सार तत्व नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। और ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण की क्षमता को बढ़ाता है। अभी प्राय आप देखे होंगे ज़्यादा हीट अभी नहीं है, इससे ज़्यादा हीट होता था और लोग लाठा कुड़ी से पानी देते थे और 7 दिन के बाद सिंचाई करते थे। अभी जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहने की वजह से तो हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी मिट्टी में जल धारण क्षमता कम गया है। तो हम लोगों को सनई ढैंचा लगाना अति अनिवार्य है जिससे जल धारण की क्षमता बना रहे। और जिस मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़िया रहता है उसमें है जो कि 16 पोषक तत्व का अब शोषण कहिए पौधा बेटर वे में लेता है और उसका भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों में तालमेल रहता है और पौधों में काई की वृद्धि और है जो कि पुष्पन वृद्धि और बीज उत्पादन की वृद्धि बेहतर होता है। आगे एक सवाल बहुत ही मुझे व्यवहारिक ऐसा लग रहा है सर कि जिन खेतों में हमारे किसान ने ढैंचा और सनई का लगाया, ठीक है सर, उसमें आगे जो वो फसल लगा रहे हैं उस खेत में रासायनिक खाद कितने और कौन सी रासायनिक खाद नहीं देने की आवश्यकता पड़ती है?
सबसे पहले एंकर साहब आपको थैंक्स देंगे कि आप इतना वाइटल मतलब प्रश्न है जो कि क्वेरी कर रहे हैं। देखिए, ये अनुसंधान का विषय है और अनुसंधान के क्रम में एकदम साबित हो गया है कि जिन किसान भाइयों ने आपका है जो सनई ढांचा लगाया उसमें 25 से 30% रासायनिक उर्वरक को कम करके ही देना होगा, क्योंकि अगर हम फूल देंगे जो अनुशंसित मात्रा है तो पौधा आपका लग्जूरियस कंजम्पशन में जाएगा। तो आप यदि धान की बात करते हैं, क्योंकि ढांचा सनई के बाद डायरेक्ट है जो कि धान की खेती होगी या अरहर की खेती होगी या भिंडी की खेती होगी, माने खरीफ फसल की खेती होगी। अगर धान की खेती की बात करते हैं तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन जो हम देते हैं तो उसमें है जो कि आपको 25 से 30% काट देते हैं, तो लगभग आपको 70 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, आपको 60 किलोग्राम जो फास्फोरस देते हैं तो उसमें 25% काट देते हैं, तो आपको 45 किलोग्राम फास्फोरस, और जो पोटास 40 किलोग्राम की बात करते हैं तो उसमें है जो कि 10 किलोग्राम काट दीजिए तो 30 किलोग्राम ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो उतना जो सेविंग हो रहा है तो हमारा उसकी पूर्ति है जो कि सनई और ढांचा से मिल रही है। तो ये किसान बंधुओं को चाहिए कि हर हमेशा सारे कार्य करें, लेकिन आप जितना उत्साह के साथ गेहूं की खेती करते हैं उससे दुगनी उत्साह के साथ मिट्टी में सनई और ढांचा लगावें। और एक कहावत है कि ए सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। किसान क्यों नहीं लगा रहे हैं? इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि सनई और ढांचा का मजा वो देख नहीं रहे हैं। जिन किसान भाइयों ने 10 कट्ठा 1 एकड़ में लगाया, अगले साल 4 एकड़ 5 एकड़ में लगाया और इसका है जो कि फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन हम ग्रामीण समाज में इस चीज़ का कमी है कि हम इसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। प्रायः देखा गया है कि जिन किसान भाइयों ने लगाया, दूसरे किसान भाइयों ने उनसे पूछा तो उनको पॉजिटिव बात रखना चाहिए, लेकिन वो नहीं रख पाते हैं। अतः किसान बंधु, कृषि दर्शन के माध्यम से जो तकनीकी बताई जा रही है, आप कृषि दर्शन को अवश्य सुनें, अवश्य समझें, और इसका जो लाइव टेलीकास्ट होता है, इसकी विधि, इसकी प्रौद्योगिकी को आप अपनावें और खेत की खुशहाली लावें, किसान की आमदनी में बढ़ोतरी लावें, वातावरण को संरक्षित रहें और आदमी और पशु स्वस्थ रहे। यही है जो कि सनई और ढांचा का मूल मंत्र है। डॉक्टर मनोज सर, चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं मिट्टी को स्वस्थ रखने की, उसके तबीयत को बेहतर रखने की, तो इसमें मैंने एक बात जो जाना है कि अगर आप जो फसल चक्र अपनाते हैं उसमें प्रत्येक वर्ष में एक दलहनी फसल भी जो है वो मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक रखने में मददगार है। ये बात कितनी सही है? देखिए, ये जो है आपका हम लोग पढ़ते थे प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसल उत्पादन के सिद्धांत। तो जो सिद्धांत है वो सिद्धांत को हम लोग कभी भी अनुपालन हम लोग को करना ही चाहिए सिद्धांत का। तो यह तो खेती में बताया गया है कि यदि आप सीरियल क्रॉप के बाद तिलहनी और दलहन लेते हैं तो आपका मिट्टी में है जो कि फ़ायदा होता है, लेकिन किसान बंधु ऐसा नहीं कर रहे हैं। किसानों को दलहन और तिलहन के प्रति जो सौतेलापन व्यवहार है उससे है जो कि हमको दूर भागने की ज़रूरत है, और दलहनी और तिलहनी फसलों में विविधीकरण के तहत इसको लगाना चाहिए। और मिट्टी यदि स्वस्थ रहेगी, धरती माँ स्वस्थ रहेगी तो दुनिया स्वस्थ रहेगा, हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। और खेती करने का सिद्धांत भी है कि खूब ज़्यादा उत्पादन लीजिए, परंतु धरती माँ के जो उर्वरा शक्ति है उस उर्वरा शक्ति को अक्षुण्ण बनाए हुए रखिए, ताकि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है वह पीढ़ी आपको सलाम करे और आपके जज्बा को प्रणाम करे। ये हमारा सिद्धांत है खेती का। एक संक्षेप में आपसे मैं ये जानना चाहूँगा सर कि सनई और ढांचा एक तरह से किस तरह से किसानों के लिए भी एक वरदान है। मिट्टी को तो वो अच्छा बना ही रहा है, किसान को भी वो बहुत तरीके से समृद्ध कर रहा है। किसानों को जब ये सुनेंगे हमारा मतलब टेलीकास्ट तो बहुत अच्छा तरह से सुनेंगे, वह बीज पर चले जाते हैं कि बीज कहाँ मिलेगा। तो किसान बंधु, हम आपको कृषि दर्शन के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आपका गुलाब बाग पूर्णिया में बहुत बड़ा इसका मंडी मिलता है, तो वहाँ से बीज आप प्राप्त करके और बीज उत्पादन आप स्वयं करें। ऊंचा ज़मीन में आप इसका बीज उत्पादन करें और इसका बेहतर ढंग से खेती करके और अपनी खेती को बेहतर बनावें। और आपका है जो कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी लागत मूल्य में कमी और लाभकारी में बढ़ोतरी, यह सिर्फ और सिर्फ सनई और ढांचा से ही होगा। और इसमें है जो कि किसानों का जो परेशानी हो रही है, अभी देखिए किसान बंधु कीड़े मकोड़े से परेशान रहते हैं, बीमारियां से परेशान रहते हैं।
है ना। अभी हमने देखा कि प्याज में बोल्टिंग हो गया, प्याज फुला गया। कि अगर किसान बंधु उसमें अभी प्याज उखाड़ने के बाद उसमें सनई और ढैंचा लगा देंगे, अगले साल प्याज नहीं फुलाएगा। प्याज फुलाना क्यों फुला गया भाई? इसलिए कि मिट्टी, पानी और पौधा में आपसी तालमेल नहीं रहा। तो तमाम बातें हैं जिसको किसान बंधुओं को करना चाहिए। और सनई और ढैंचा मिट्टी में अवश्य लगावें किसान बंधु। हाँ, आपके साथ सिंचाई की समस्या है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि इसमें गेहूं जैसा 4-5 सिंचाई नहीं दिया जाता है। आप उसको अंकुरन करा दीजिए, जर्मिनेशन करा दीजिए, उसके बाद वह पौधा मरता नहीं है, क्योंकि वह गर्मी बर्दाश्त करता है, टेम्परेचर को टॉलरेट करता है। और अंत में है जो कि वह जिस समय मिट्टी में आप मिलावेंगे, जून महीना में हल्की बारिश होगी, 45 से 50 दिनों के बाद उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो इस तरह से किसान बंधु इस विधि को अपनावें और खेती को खुशहाल बनावें। अगर मैं आपकी पूरी बात को बहुत ही संक्षेप में कहूँ सर, तो एक तरह से मिट्टी के लिए सनई और ढैंचा एक तरह से टॉनिक है। इस टॉनिक को हमारे किसान बंधु कैसे मिट्टी को देना है, आपने बहुत ही संक्षेप, बहुत ही विस्तार से और बहुत ही साधारण शब्दों में हमारे किसानों तक पहुँचाया। आज के कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार। तो किसान बंधुओं, आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। हमारा जो मकसद है वो ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी आमदनी तो बढ़े, लेकिन आपको खर्च कम करना पड़े, आपको कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिल पाए। तो कार्यक्रम से जुड़े रहिए ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए। होगी आपसे फिर मुलाकात कुछ नए विषयों और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।